तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच 12th क्लास का चैप्टर एक बातचीत से ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड ने अनेकों बार इससे टॉप ऑब्जेक्टिव इससे पूछ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपको यहाँ से सारा इस चैप्टर से जितना भी बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव पूछा है वह सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, ठीक है, उसे आपको दबा देना है, ठीक, और उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि सबसे पहले अगर वीडियो जाए ना तो आपके पास चला जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, और एक मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि उसमें आपको फ्री में जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हिंदी क्लास का दी जाती है उसमें अनेकों भाई जुड़ा है। तो मेरा एक नंबर है, उस नंबर लिख लो और उस नंबर पे आपको मैसेज करना है। देख सकते हैं नंबर क्या है, कि नंबर है 92 6 38, ठीक, 79 9 62। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे अनेकों भाई और बहनों ने जुड़ रखा है। आपको फ्री में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बिना मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपके सामने वैसा ऑब्जेक्टिव लाते हैं जो कि बिहार बोर्ड ने पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले देख सकते हैं एक नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि बताइए बातचीत शीर्षक पाठ किस प्रकार की रचना है, ठीक है। जो बातचीत है, आखिर यह शीर्षक पाठ है वह किस प्रकार की रचना है। क्या ललित निबंध हो जाएगा, या आलोचना हो जाएगा, या कहानी हो जाएगा, या एकांकी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो बात करेंगे ना मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आप लोग जानते हैं कि यह एक प्रकार की ललित निबंध होता है, ठीक है। ये नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव इसमें से सही हुआ है, वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। कह रहा है कि बताइए बातचीत पाठ के लेखक का क्या नाम है। जो बातचीत पाठ मतलब लिखने वाले हैं, यानी जिस पाठ यानी बातचीत पाठ को कौन व्यक्ति लिखा है, ठीक है मेरे भाई। क्या आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, क्या बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, या भगत सिंह लिखा है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा, तो आप लोग को पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वह मेरा बातचीत पाठ को लिखा था। तो बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर देते चलिए और कमेंट में ही बताना है आप कितना आंसर को सही जवाब दे सके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है अगला, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। उसका जन्म की बात कर रहा है, यानी बाल कृष्ण भट्ट जो थे उसका जन्म कब हुआ, यानी किस तिथि को हुआ था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा, आप लोग को पता होगा कि 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ठीक। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे और आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, ठीक है। और आगे कहता है आपसे कि बताइए बालकृष्ण भट्ट जी का पिताजी का क्या नाम था। तो आप लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का पिताजी का नाम था, वह क्या था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों, वो आपका बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिए, यही सवाल आपसे आगे कह रहा है ना, ठीक है। कह रहा है कि बताइए बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं जो बालकृष्ण भट्ट जो थे, जो आप लोगों का बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के मतलब रचनाकार थे, किस युग के लेखक थे, रचने वाला थे। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि वो एक प्रकार के भारतेंदु युग के थे, ठीक है। यानी ये नंबर बिल्कुल आपका
राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ है। ठीक है, आप लोग ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि हमने इतना सही को कर दिया है भैया। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा कि आप लोग कितना आंसर सही बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है ना कि बताइए बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ, यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे उसका मृत्यु कब हो गया। तो मृत्यु जो हुआ था यह आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, मैं इसका आंसर का कमेंट देखूंगा कि आप इसका राइट आंसर क्या बताते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है कि बताइए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार की अगर बात करता है तो आपका बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। आगे आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है ना कि बताइए बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का क्या नाम था। उसका जो माँ का नाम था, जो उसका माता जी का नाम था वह क्या था। किसका माता जी का नाम। तो मेरे भाई बालकृष्ण भट्ट जो थे, जो लेखक साहब थे ना, उसका माता जी का नाम क्या था। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि पार्वती देवी उसका माता का नाम था, यानी बी नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों और बताइए कि बालकृष्ण भट्ट कह रहा है कि बताइए बालकृष्ण भट्ट जी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि 100 से अधिक निबंध लिखे थे। ठीक है, यानी ये नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। देखिए आगे देखने पर यही होता है कि कह रहा है कि बताइए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह अपने आप में आत्मीयता यानी विश्वास होना चाहिए। ठीक है, यानी आत्मीयता होना चाहिए। ठीक है, यानी सी नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग भी आंसर देते चलिए साथ ही साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपसे यही आगे पूछ रहा है ना। देखिए कह रहा है कि बताइए जो हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था, यानी कब इसका प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं ना कि 1877 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। देखिए आगे कह रहा है कि दमयंतर स्वयंवर किनकी रचना है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं ना कि दमयंतर स्वयंवर किसकी रचना है। तो बिल्कुल आपका श्रीदास जी का है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे नंबर आपका सवाल यही कह रहा है ना कि बताइए 100 अजान और एक सुजान किसकी रचना है। तो देखिए इसका बिल्कुल अगर सही आंसर की बात करेंगे ना तो क्या बालकृष्ण भट्ट जी का हो जाएगा, क्या भगत सिंह का हो जाएगा, या ओम प्रकाश वाल्मीकि का होगा, या जगदीश चंद्र माथुर का हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका सटीक आंसर की बात करेंगे ना दोस्तों तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का कमेंट इसमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, और आगे देखिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किनकी रचना है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा वह मेरा बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका बिल्कुल ये नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आगे कह रहा है ना, ठीक है, कि बोलने से, देखिए कह रहा है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसने
दिया था। यानी कहने का इसका तात्पर्य यही है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से मनुष्य के गुण का पता लगता है। यह बात किसने बोला था? तो यह बात जो था वह मेरा एडिसन साहब का था। ठीक है, यह मेरा एडिसन साहब का था। और आप लोग का कमेंट में इसका आंसर जरूर जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, तो आप लोग का इसका आंसर तो कमेंट में भर भर कर आना ही चाहिए मेरे दोस्त। आपका आंसर जरूर भर भर कर आना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और आगे आप बता दीजिए ना, कि आगे बता दीजिए कि बता रहा है ना कि कौन सी रचना, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं ना दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का जो रचना नहीं है वह हमारा परीक्षा गुरु नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी डी नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आपका डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। ठीक है, कि कह रहा है ना दोस्तों कि असल बातचीत जो होता है केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। यह कथन किसने मतलब कहा था? कि देखिए ना, असल बातचीत जो होता है ना वो दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। दो दोस्त के बीच असल बातचीत होता है। यानी असल बातचीत कहने का मतलब हुआ कि अपने दिल की बात दूसरों को दिल की बात से कहना, यानी एक दूसरे के सामने से बात करना ही असल बातचीत होता है। वह भी कितने व्यक्तियों में? तो दो व्यक्तियों में बातचीत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल यह बात ने जो बोला था ना कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है, वह मेरा बेन जॉनसन ने बोला था। ठीक है, यानी ये नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आपका ये नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है, कि कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। यहाँ पे बता रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो रचा कौन सा मतलब रचना है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा रेल का विकट खेल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या कहता है। तो आगे आपसे यही बात बोल रहा है ना, बताइए कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है? क्या आप बता सकते हैं कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकते हैं? तो मैं अभी ऊपर यानी पिछले वीडियो यानी पिछले लेक्चर में यानी आपके पिछले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। तो बिल्कुल आपसे राइट आंसर यहाँ पे देखिए ना कि केवल दो व्यक्तियों के बीच, तो बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो यह सवाल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड ने अनेकों बार इसे पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि बताइए बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं ना कि प्रताप यानी हिंदी प्रतीत जो था यानी हिंदी प्रदीप जो था वह मेरा बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका के रूप में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, यानी डी नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे सवाल यही आपसे कर रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? तो यह एक प्रकार की क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा ना कि यह एक प्रकार की बातचीत करने का कला होता है, यानी बात करने की कला होता है। ठीक है, यानी बी नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि आउट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं यह बात जो है आउट ऑफ कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है कि यह यूरोप के लोगों में अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है, यानी बी नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे और अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे अच्छे से इसका आंसर बताते चलिए और लास्ट में भी कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना आंसर सही बनाया। ठीक है, चलिए चलिए अगर आप आधा सवाल का उत्तर दे देते हैं सही तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म स्थान कहाँ है? आखिर बालकृष्ण भट्ट जो थे वह किस स्थान पे जन्म लिए थे, कहाँ लिए थे, उसका जगह का नाम बताइए। ठीक है,
तो चलिए, बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो था वह मेरा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ये राइट आंसर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए, और आगे आप सभी से यही बता रहा है कि बताइए संयोगित स्वरबंध की रचना है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं ना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो आपका बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में तो बताना ही बताना मेरे भाई, दे आप लोग आंसर कितना सही दिए हैं। ठीक है, और जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है कमेंट में ज़रूर बताना कि इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है ना दोस्त, कह रहा है कि बताइए बातचीत पाठ में किस शैली का वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि अगर बातचीत की बात है ना, तो बातचीत शैली का ही बात होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब होगा अगर बातचीत का पाठ है तो उसमें सिर्फ बातचीत का ही बात किया गया है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलेंगे और आप लोग अच्छे से इसका याद करते चलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ऊपरे ही आपको बताए थे कि हिंदी प्रताप, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा अगर आंसर आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे यह सवाल रिपीट है, तो आप लोग इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग को कमेंट में बताना है, क्योंकि ये सवाल मैंने ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग का कमेंट दिखना चाहिए। ठीक, चलेंगे और आगे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलेंगे और आगे चलते हैं। देखिए आगे आपसे यही कह रहा है ना कि बताइए जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे ना, उसके पिताजी क्या थे। आखिर उसके पिताजी क्या करते थे। तो बिल्कुल उसका पिता जो थे यह एक प्रकार की व्यापारी थे, जो कि व्यापार के कार्य करते थे। वह मेरा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे, वह व्यापार के कार्य करते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि 100 अजान और एक सुजान यह मेरा बालकृष्ण भट्ट द्वारा है, यानी सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी की काल में रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस काल के रचनाकार थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे युग नहीं है। ठीक है, अगर युग रहता ना तो आपको भरतेंदु होता, लेकिन मेरे भाई आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे युग ना देकर आपको यहाँ पे काल दिया है। आपको यहाँ पे काल के बारे में बताया है कि किस काल के रचनाकार थे। तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए कि आधुनिक काल के रचनाकार थे, बी नंबर ही होगा। ठीक है, वरना आप सी लगा देते तो गलत हो जाता। यहाँ पे युग के बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको काल की बात कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी नंबर ही होगा। ठीक है दोस्त, आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे चलेंगे और आगे देखिए क्या कर रहा है ना, आगे बता रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं ना कि नादी पाठ कहा जाता है। ठीक है, यानी बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे देखेंगे और यह मेरा अंतिम प्रश्न है, जो कि आपको आंसर बहुत अच्छे तरह से याद होगा कि रॉबिन्सन ने 16 वर्ष के उपरांत किसका मुख नहीं देखा था। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं ना कि फाराडे का मुख नहीं देखा था। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से याद करके और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।